गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वित्तीय बाजार और वित्तीय बाजार के कार्यों के बारे में। चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे वित्तीय बाजार के वर्गीकरण का क्या आधार है, मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। वित्तीय बाजार में अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। Several types of securities are traded in financial market. वित्तीय बाजार का वर्गीकरण उनमें व्यापार किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों की परिपक्वता के आधार पर किया जाता है। Financial market are classified on the basis of the maturity of financial instrument traded in them. एक वर्ष से कम परिपक्वता वाले प्रपत्रों का मुद्रा बाजार में व्यापार किया जाता है और एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाले प्रपत्रों का व्यापार पूंजी बाजार में किया जाता है। Instruments with a maturity of less than 1 year are traded in the money market. Instruments with longer maturity are traded in the capital market. तो अगर हम बात करें वित्तीय बाजार के वर्गीकरण के आधार की, तो ये वित्तीय प्रपत्रों की परिपक्वता अवधि रहती है, अर्थात जिन वित्तीय प्रपत्रों की परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम रहती है उनका व्यापार मुद्रा बाजार में, तथा जिन वित्तीय प्रपत्रों की परिपक्वता या मैच्योरिटी पीरियड एक वर्ष से अधिक का रहता है उनका व्यापार पूंजी बाजार में किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में जो वित्तीय प्रपत्र या जिन वित्तीय प्रपत्रों का व्यवहार किया जाता है उन्हीं की परिपक्वता अवधि के आधार पर फाइनेंशियल मार्केट को फिर दो भागों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है मनी मार्केट और दूसरा आ जाता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में उन प्रपत्रों को व्यापार किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर रहती है, और कैपिटल मार्केट में उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट का व्यापार किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का व्यापार किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर रहता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल इसके अंतर्गत आते हैं। कैपिटल मार्केट को पुनः फिर दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट, अर्थात जब किसी प्रतिभूति या सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है, और जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को पुनः खरीदा और बेचा जाता है तो वह सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अगर हम प्रपत्रों की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स मुख्यतः रहते हैं। मनी मार्केट मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शंस इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। इट मींस those security where the payment period is up to 1 year. अल्पकालीन प्रतिभूतियों से आशय ऐसी प्रतिभूतियों से जिनका भुगतान समय एक वर्ष तक होता है। इनकी भुगतान अवधि बहुत कम होने के कारण इन्हें निकट मुद्रा भी कहा जाता है। Since their maturity period is very short, they are also called near money. It is a market where low risk, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid are issued and actively traded every day. यह ऐसा बाजार है जहां कम जोखिम वाले असुरक्षित तथा अल्पकालिक ऋण प्रपत्र जो बहुत तरल होते हैं निर्गमित किए जाते हैं और प्रत्येक दिन उनका सक्रिय व्यापार किया जाता है। इसका कोई भौतिक स्थान नहीं होता, परंतु यह एक ऐसी कार्यविधि है जो टेलीफोन व इंटरनेट के माध्यम से संपादित की जाती है। It has no physical location but is an activity conducted over the telephone and through the internet. तो मुद्रा बाजार में उन वित्तीय प्रपत्रों का व्यापार किया जाता है जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम की रहती है। मुद्रा बाजार का कोई भौतिक स्थान नहीं होता है, परंतु मुद्रा बाजार या मनी मार्केट की जो ट्रांजैक्शंस रहती हैं वो टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से क्या है कंप्लीट की जाती है।
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, मांग मुद्रा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। खजाना बिल, ट्रेजरी बिल। A treasury bill is basically an instrument of short-term borrowing by the government of India maturing in less than 1 year. यह केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्गमित किया जाता है और इसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम रहती है। They are also known zero coupon bond issued by Reserve Bank of India on behalf of central government to meet its short-term requirement of funds. इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्र सरकार के लिए निर्गमित किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ये एक प्रतिज्ञा पत्र के रूप में निर्गमित किए जाते हैं। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड and negligible risk of default. They are issued at a price which is lower than their face value and repaid at par. ये अपने अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किए जाते हैं और अंकित मूल्य पर इसका फिर भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 लाख वाला ट्रेजरी बिल का निर्गमन 95,000 पर और जब इसका भुगतान वापस किया जाएगा जिस भी टर्म के लिए इसे निर्गमन किया उसके कंप्लीट होने पर तो 1 लाख रुपए का ही भुगतान बायर को किया जाएगा। तो निर्गमन केंद्रीय सरकार के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। टर्म की अगर हम बात करें 14 दिन, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज टर्म इसकी हो सकती है। रिजर्व बैंक सदा कटौती पर क्रय करने के लिए तैयार रहता है तो तरलता इसमें बहुत ज्यादा रहती है, हाईली लिक्विड रहते हैं। न्यूनतम राशि की अगर हम बात करें 25,000 और इसी के मल्टीपल्स में ट्रेजरी बिल्स क्या है इशू किए जाते हैं। बायर्स कमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग संस्थाएं, LIC, GIC, UTI आदि ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं या इसके बायर रहते हैं वो। व्यवहार प्रक्रिया, ट्रेजरी बिल पूर्व निर्धारित कटौती दर के आधार पर निर्गमित किए जाते हैं। प्री फिक्स डिस्काउंट रेट के बेसिस पर इन्हें इशू किया जाता है या फिर जो पूर्व निर्धारित कटौती है उसके निर्धारण के लिए नीलामी करवाई जाती है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिफरेंट जो न्यूज़पेपर रहते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट देता है। टेंडर कॉल किए जाते हैं और एक निश्चित तिथि पर टेंडर ओपन किए जाते हैं और सबसे कम जो कटौती की दर के लिए जिसने बोली लगाई होगी उसे ट्रेजरी बिल इश्यू किया जाता है। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर क्या है? अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र है और जिसकी एक फिक्स परिपक्वता अवधि रहती है। इट इज इश्यूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट। ये बड़ी कंपनी जिनकी साख बहुत अच्छी होती है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें निर्गमित करते हैं। इट इज यूजुअली हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। अगर इनकी परिपक्वता अवधि की बात करें तो ये 15 दिन से लेकर 1 साल के भीतर भीतर इनका भुगतान किया जाता है। It is sold at a discount and redeemed at par। इनका निर्गमन कटौती पर और भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है। The original purpose of commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital needs। मौसमी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमर्शियल पेपर का निर्गमन किया जाता है। अब निर्गमन किसके द्वारा? अच्छी साख वाली कंपनियां इसका निर्गमन करती हैं मौसमी या फिर कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अवधि की अगर हम बात करें 15 दिन से 12 महीने की अवधि के लिए इसे निर्गमित किया जा सकता है। जारी करने वाली कंपनी क्रय कर लेती है इसलिए इसकी जो प्रकृति कैसी रहती है तरल रहती है। परंतु अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं है जहां पर इन्हें खरीदने के लिए बायर रहे। अगर बायर के द्वारा जिसने कमर्शियल पेपर खरीद रखे हैं वो कंपनी को आग्रह करता है तो कंपनी पुनः इसे वापस खरीद लेती है। न्यूनतम राशि की अगर हम बात करें तो 5 लाख कम से कम कमर्शियल पेपर के लिए रहता है।
न्यूनतम राशि क्रेता। अब बायर कौन रहते हैं इसके? व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग संस्थाएं, LIC, GIC, UTI आदि कमर्शियल पेपर्स के बायर रहते हैं। व्यवहार प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कंपनी ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या है निर्गमित कर सकती है। प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें कमर्शियल पेपर के निर्गमन की, तो जब कंपनी बायर्स को डायरेक्ट कमर्शियल पेपर सेल करती है तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें कमर्शियल पेपर के निर्गमन की, तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट बायर को कमर्शियल पेपर बेचती नहीं है, बल्कि वो एक किसी एजेंसी को बेचने के लिए इन्हें सौंप देती है, फिर वो एजेंसी आगे बायर्स को इन्हें बेचती है। पूर्व निर्धारित कटौती दर के आधार पर इनका निर्गमन किया जाता है, या फिर पूर्व निर्धारित ब्याज दर के आधार पर जो प्रीफिक्स डिस्काउंट रेट है उसके बेसिस पे कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, या फिर प्रीफिक्स जो इंटरेस्ट रेट है उसके आधार पर भी कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। कॉल मनी और कॉल लोन्स। अल्प सूचना ऋण। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days used for interbank transaction। ये विभिन्न बैंकों के द्वारा अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और इसकी परिपक्वता अवधि क्या रहती है, 1 दिन से लेकर 15 दिन के लिए रहती है, यानी कि भुगतान इसका 1 दिन या 15 दिन के भीतर किया जाना होता है। कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। जो वाणिज्यिक बैंक रहते हैं उन्हें अपने करंट अकाउंट जो कि RBI के साथ ओपन होता है उसमें करंट रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी होती है, और उसके लिए जो कॉल लोन्स या कॉल मनी रहता है वो काफी हेल्पफुल रहता है। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज द कॉल रेट। और कॉल लोन पे जो ब्याज दिया जाता है या ब्याज की जो दर रहती है उसे क्या कहा जाता है, कॉल रेट कहा जाता है उसे। तो कॉल लोन्स या कॉल मनी किसके द्वारा निर्गमित की जाती है, बैंक के द्वारा। कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए, या फिर बैंकों के पास अगर एक्स्ट्रा सरप्लस कैश है तो उसे थोड़े समय के लिए निवेश करने के लिए वो क्या है, कॉल लोन्स फिर प्रोवाइड करते हैं। अवधि की अगर हम बात करें तो 1 दिन से 15 दिन के लिए इनको प्रदान किया जाता है। इन्हें नकदी के ही बराबर माना जाता है, जो कॉल मनी रहती है वो कैश के बराबर ही मानी जाती है। न्यूनतम राशि की अगर हम बात करें तो 10 करोड़ कॉल मनी या कॉल लोन्स के लिए रहता है, पर व्यवहार में 100 करोड़ से अधिक के लेन देन एक बैंक दूसरे बैंक के साथ करता है। बाहर कौन रहते हैं, कमर्शियल बैंक ही रहते हैं, वो अपने जो कैश रिजर्व रेशियो है उसे मेंटेन करने के लिए इन्हें क्या है, इशू करते हैं। व्यवहार प्रक्रिया। व्यवहार प्राय फोन पर ही होता है। ऋणदाता द्वारा ऋणी को RBI के चेक द्वारा भुगतान किया जाता है। जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स रहती हैं वो टेलीफोन पर ही हो जाती हैं, और जो लेंडर रहता है वो बोरर को RBI के चेक के माध्यम से क्या है, पेमेंट करता है। ऋणी ऋणदाता को अल्पकालीन ऋण प्राप्ति की रसीद देता है। अब जो बोरर रहता है जो लेंडर को क्या है, अल्पकालीन ऋण प्राप्ति की रसीद प्रोवाइड कर देता है, और जब बोरर या ऋणी ऋणदाता को भुगतान करता है तो भुगतान भी वो RBI के चेक के थ्रू ही करता है, और भुगतान करने के पश्चात ऋणदाता से वो अल्पकालीन ऋण प्राप्ति की रसीद वापस ले लेता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड, ये असुरक्षित रहते हैं, नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म में, इशूड बाय कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक्स के द्वारा इन्हें निर्गमित किया जाता है। एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्हें निर्गमित करते हैं। दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, ये लोगों को, कॉरपोरेशंस निगमों को, एंड कंपनीज को इशू किए जा सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जब रोकड़ की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, जब जमाओं की दर बैंक में कम रहती है, बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, परंतु लोग ऋण बहुत ज्यादा लेना चाह रहे हैं।
लोग पैसा बैंक में जमा नहीं करवा रहे हैं और ऋण के लिए ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो उस दशा में जो टाइट लिक्विडिटी रहती है उस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक के द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। निर्गमन जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक रहते हैं उनके द्वारा यह भारतीय वित्तीय संस्थाएं इन्हें निर्गमित करती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। अवधि की अगर हम बात करें 91 डेज से 12 मंथ्स के बीच में अवधि रहती है। नेचर की बात करें तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। न्यूनतम राशि 25 लाख, और अगर हम एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के फेस वैल्यू की बात करें तो 5 लाख रहती है, परंतु जो इसका बायर रहता है उसे कम से कम 25 लाख के सीडी लेना अनिवार्य रहता है। क्रेता, अब बायर कौन रहते हैं इसके, व्यक्ति, एसोसिएशन, कंपनीज या फिर कॉरपोरेशन। व्यवहार प्रक्रिया की अगर हम बात करें, क्रय करने के 45 डेज बाद, 45 दिनों के बाद इन्हें एंडोर्स किया जा सकता है। जिस भी बायर ने इसे बाय किया है, बाय करने के 45 डेज के बाद वो इसे एंडोर्स कर सकता है अपने लेनदार को, जिसे उसने पैसे देने हैं। अंकित मूल्य के आधार पर स्टैंप ड्यूटी इस पर लगी हुई होनी चाहिए। अगर एक जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट 5 लाख का है हमारा, उस पर 5 लाख के अकॉर्डिंग क्या है, स्टैंप ड्यूटी वहां पर लगी हुई होनी चाहिए। वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल बिल। A commercial bill is a short-term negotiable instrument. अल्पकालीन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म, जो उधार बिक्री की वित्त व्यवस्था के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है कमर्शियल बिल का। द सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल एंड बायर्स एक्सेप्ट्स इट, जो वस्तु को बेचने वाला या विक्रेता क्या रहता है, वो बिल को लिखता है और क्रेता इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। On being accepted, the bill becomes a marketable instrument and is called a trade bill. जब लिखे गए बिल पर क्रेता अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, तब यह क्या बन जाता है, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और इसे ट्रेड बिल या विनिमय पत्र फिर इसे कहा जाता है। दिस बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इफ द सेलर नीड्स फंड्स बिफोर द बिल्स मैच्योर्स। इस तरह के विनिमय पत्रों को बैंकों से बुलाया जा सकता है अगर विक्रेता को जल्दी पैसों की आवश्यकता रहती है। तो निर्गमन क्यों किया जाता है, उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था हेतु। अवधि प्राय 90 डेज, 3 महीने 4 महीने के लिए इन्हें लिखा जाता है अमूमन। अगर नेचर की बात करें तो ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंक से इन्हें डिस्काउंटेड करवाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ आया होगा। धन्यवाद।